मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। राजनीतिक विचारधाराओं की कड़ी में आज उदारवाद पर चर्चा होगी। इसके पूर्व आदर्शवाद और व्यक्तिवाद पर चर्चा हो चुकी है। आज उदारवाद क्या है? इस सिद्धांत का कोई एक समर्थक नहीं है। हमने आदर्शवादी विचारधारा की चर्चा के अंतर्गत यह पाया था कि आदर्शवाद एक उग्रवादी विचारधारा है। इसी प्रकार से व्यक्तिवादी विचारधारा भी उग्रवादी है। आदर्शवाद उग्रवादी कैसे है कि वह राज्य की सर्वोच्चता को स्थापित करता है और व्यक्ति को राज्य का अभिन्न अंग मानता है। इसका विकृत रूप निरंकुश शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार से व्यक्तिवादी विचारधारा है। यह व्यक्ति को सर्वोच्च महत्व देते हुए उसकी स्वतंत्रता पर राज्य के नियंत्रण को कम से कम करता है। जैसे कि फ्रीमैन बोलता है कि वही शासन सबसे अच्छी है जो व्यक्ति पर कम से कम शासन करती है और व्यक्ति को वह सब करने देती है जो वह चाहता है। मतलब यह हुआ कि आदर्शवाद और व्यक्तिवाद दोनों ही उग्रवादी विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा राज्य को सबसे ज्यादा महत्व देती है, दूसरी विचारधारा व्यक्ति को महत्व देती है। उदारवाद इन दोनों की अच्छाइयों को लेकर के बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करता है। तो उदारवाद एक मिश्रित विचारधारा है, समझिए कि खिचड़ी विचारधारा है। इसमें समाजवाद के भी कुछ तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि वो शोषण का विरोध करता है। समानता का समर्थन नहीं करता, लेकिन शोषण का विरोध करता है। तो यह एक खिचड़ी विचारधारा है। इसलिए इन विभिन्न विचारधाराओं को मिला करके जो एक नया वाद बना, एक जो नई विचारधारा बनी, उसे उदारवादी विचारधारा कहते हैं। सोचिए, एक उदाहरण देता हूं। एक राजा को एक सहायक की आवश्यकता थी, तो उसके पास 3 अभ्यर्थी आए। उसने इंटरव्यू लिया। राजा ने पहले कैंडिडेट से पूछा, यदि तुम्हारी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी दोनों में एक साथ आग लग जाए तो तुम सबसे पहले किसे बुझाओगे? उस अभ्यर्थी ने कहा, मैं सबसे पहले आपकी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा, उसके बाद में अपनी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट आया। यही प्रश्न राजा ने उससे भी पूछा। इस अभ्यर्थी ने कहा, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी को बुझाऊंगा और उसके बाद में आपकी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा। दोनों को राजा ने रिजेक्ट कर दिया। तीसरा कैंडिडेट आया। वह खब्बू था, लेफ्टी, बाएं हाथ से काम करने वाला। राजा ने उससे भी यही प्रश्न पूछा। कैंडिडेट ने कहा, देखिए चतुराई, कैंडिडेट ने कहा कि मैं दाहिने हाथ से आपकी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा और बाएं हाथ से मैं अपनी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा। व्यक्तिवाद। बस ये जो तीसरा कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ, यही उदारवाद है। तो उदारवाद विभिन्न क्षेत्रों में उदारवादी नीतियों को लेकर चलता है। कहीं पर भी वह बहुत स्ट्रांग नहीं है, जैसा कि आदर्शवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा हम पाते हैं। इतना ज्यादा स्ट्रांग, इतनी ज्यादा कठोरता उदारवादी विचारधारा में पाई नहीं जाती। इसलिए उदारवादी विचारधारा को दुनिया के अनेक देशों ने स्वीकार किया था और आज भी इस सिद्धांत के अनुसार कई राज्यों की शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। जैसे भारत में उदारवादी प्रजातंत्र है। यहाँ पर बड़े से बड़े विरोध को भी उसको स्वीकार किया जाता है, उसका दमन नहीं किया जाता। लोगों को इतनी अधिक बोलने की आजादी है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वालों को भी लोग प्रोत्साहित करते हैं। ये उदारवाद। देखें इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं या इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। सबसे पहले मानवीय विवेक में आस्था। विशेष करके मध्य युग के अंत में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं। पुनर्जागरण रिनेंसा
और धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इन दोनों आंदोलनों ने मध्य युग में जो चर्च की व्यापकता स्थापित हो गई थी, चर्च की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, उसको उन्होंने दूर करने के लिए और मनुष्य को सभी चीजों का मापदंड बनाने के लिए आंदोलन किया था। मध्य युग में प्रत्येक कार्य की विवेचना धार्मिक आधार पर की जाती थी। पोप सर्वोच्च था, पोप के आदेशों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। इन दोनों आंदोलनों ने मानवीय विवेक में आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक चीज की कसौटी मनुष्य की बुद्धि है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है और उसको कोई भी काम करने के पहले अपने विवेक से सोचना चाहिए और उसको फिर काम करना चाहिए। तो उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और कहता है कि प्रत्येक चीज को मनुष्य की कसौटी पर ही कस करके देखना चाहिए। दूसरा है इतिहास और परंपराओं का विरोध। क्योंकि इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां व्यक्तियों का भरपूर शोषण शासकों के द्वारा किया जाता रहा है और परंपराएं व्यक्ति में अंधविश्वास को प्रोत्साहित करती हैं। उदारवाद इस कारण से इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है क्योंकि ये व्यक्ति में अंधविश्वास की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन को उचित ठहराने की कोशिश करती है। तीसरी विशेषता मानवीय स्वतंत्रता। यह मानवीय स्वतंत्रता का पक्ष है। जैसे जेम्स मिल करता है, व्यक्ति को सभी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल किसी भी रूप में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहता। जहां तक कार्य करने की स्वतंत्रता का प्रश्न है, वह पर विषयक कार्यों पर बेमन से कुछ प्रतिबंध लगाना चाहता है। इसी प्रकार से उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पक्ष है। चौथा, व्यक्ति साध्य राज्य साधन। यहाँ पर व्यक्ति राज्य व्यक्तिवाद, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, राज्य को साधन मानता है। व्यक्ति जो चाहे करे, राज्य उसके लिए साधन बनकर आएगा। ये राज्य साधन का मतलब क्या होता है? जैसे हमें बात करना है तो यह राज्य का दायित्व है कि वह संचार व्यवस्था स्थापित करे। हमें आना जाना है, परिवहन करना है तो परिवहन की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। हमें अपना इलाज कराना है, राज्य का दायित्व है अस्पतालों की व्यवस्था करे। इसी को कहते हैं व्यक्ति साध्य, राज्य साध्य। उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानता है, मतलब कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य को काम करना चाहिए। इसलिए राज्य साधन है, व्यक्ति साधन। राज्य का अपना कोई विशेष व्यक्तित्व या ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए व्यक्ति सर्वोपरि। फिर राज्य कृत्रिम संस्था है। क्योंकि अभी तक यह बात स्थापित हो चुकी है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं, प्राकृतिक संस्था है। लेकिन उदारवाद कहता है कि राज्य कृत्रिम संस्था है। राज्य को कृत्रिम बनाया किसने? हॉब्स, लॉक, रूसो। लॉक बहुत बड़ा उदारवादी विचारक है। और चूंकि व्यक्तियों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है, इसलिए राज्य साधन है, व्यक्ति साधन। व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना, इस चीज को सभी विचारक स्वीकार करते हैं कि राज्य का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की जीवन की रक्षा करना है। और इस प्रकार से यह राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है क्योंकि व्यक्तियों के हितों को पूरा करने के लिए राज्य की स्थापना की जाती है। फिर प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का मतलब प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो वो नहीं। प्राकृतिक अधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही एक बालक का जन्म होता है, एक प्राणी का जन्म होता है, उसे जीवन का अधिकार मिल जाता है, उसे आत्मरक्षा करने का अधिकार मिल जाता है, उसे अपना विकास करने का अधिकार मिल जाता है, उसको अपनी बातें कहने का अधिकार मिल जाता है। ये प्राकृतिक अधिकार है और इसे कोई छीन नहीं सकता। तो
उदारवाद व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। इसलिए आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नवजात शिशु की हत्या कर दी, तो उस नवजात शिशु के हत्यारे को पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाती है, उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलता है, क्योंकि नवजात शिशु को भी अपने जीवन का अधिकार है। तो उसके बाद लौकिकवाद, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता। यह पारलौकिक किसी चीज में विश्वास नहीं करता। ईश्वर है तो अपनी जगह पर है, लेकिन यह दुनिया पर विश्वास करता है। यह धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य को धर्म के प्रति तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। राज्य के दृष्टि में सभी धर्म समान है और प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो यह धर्मनिरपेक्षता की वकालत करता है और व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रताओं को भी समर्थन देता है। फिर संविधानवाद, सीमित सरकार। संविधानवाद किसे कहते हैं? जहां पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप शासन का संचालन होता है, उसे संविधानवाद कहते हैं। जैसे भारत में 1950 में जो संविधान लागू हुआ और उस संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आज भी भारत में शासन का संचालन होता है और शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है। गौर करिए, 1977 में जब चुनाव हुए तो केंद्र में पहली बार कांग्रेस पराजित हुई और जब 1977 के चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस परास्त हो गई, जनता पार्टी को बहुमत मिला, तो इंदिरा गांधी ने कहा मुझे जनता का फैसला मंजूर है। उन्होंने त्याग पत्र दिया, वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। तो ये तो केवल उदाहरण है। अभी तक जितनी भी बार सरकारें बनी हैं, सबने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सत्ता प्राप्त किया है अथवा सत्ता छोड़ा। इसको संविधानवाद कहते हैं। जैसे अमेरिका में संविधानवाद, पाकिस्तान में है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में संविधान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सेना है, उसको संविधानवाद। और सीमित सरकार का क्या होता है? संविधान का मतलब होता है सीमित सरकार। सरकार की शक्तियां सीमित हैं। कैसे सीमित हैं? संविधान सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। संविधान का मतलब क्या होता है? कानूनों का संग्रह, कानूनों का समूह, जिसके अनुसार शासन सत्ता का संगठन होता है, उसका संचालन होता है। उस नियम के बाहर जाकर कोई काम नहीं होता। तो संविधान का मतलब होता है सीमित सरकार और संविधानवाद का मतलब होता है संवैधानिक तरीके से शासन का संचालन, सत्ता परिवर्तन। यह संविधानवाद और सीमित सरकार का समर्थन करता है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास, यह लोकतंत्र में विश्वास करता है। स्वाभाविक है, यदि कोई भी विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है तो लोकतांत्रिक होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को समर्थन दिया जा सकता है, दूसरी व्यवस्था में नहीं। फिर है बहुलवादी समाज। लास्की बहुलवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। ये जो पॉइंट है, यह लास्की का पॉइंट है। लास्की बोलता है समाज में बहुलता होनी चाहिए, समाज बहुमुखी होना चाहिए, बहुल होना चाहिए। बहुल का मतलब क्या होता है? समाज में अलग अलग प्रकार के संगठन होने चाहिए। प्रत्येक संगठन सर्वोपरि होना चाहिए। फिर राज्य की भूमिका क्या है? राज्य इन समूहों के बीच, इन समाजों के बीच समन्वय की स्थापना करे। राज्य का काम समन्वय की स्थापना करना है। तो समाज में अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु बोलता है राज्य न केवल समुदायों का समुदाय है, अपितु सर्वोच्च समुदाय। कैसे? जैसे शिक्षा एक समाज, शिक्षण संस्था है। समाज में, राज्य में कई प्रकार की संस्थाएं होती हैं। ये सब संस्थाएं
व्यक्ति का एक पक्ष विकसित करती है। जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं, व्यक्ति का मानसिक विकास करती है। धार्मिक संस्थाएं हैं, व्यक्ति का धार्मिक विकास करती है। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति की आर्थिक का विकास करती है। लेकिन राज्य क्या करता है? राज्य सर्वश्रेष्ठ समुदाय, सर्वोच्च समुदाय। क्यों? एक राज्य में सभी समुदाय होते हैं और राज्य में सर्वोच्च होता है, इसलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय। आगे चल करके ऑस्टिन ने कहा एक संप्रभुता होती है, राज्य में अनेक संप्रभुताएं नहीं। राज्य के अधीन जो भी चीजें हैं ये सब संप्रभु के अधीन होते हैं। बहुलवादी विचारक संप्रभुता की इस अद्वैतवादी या एकत्ववादी धारणा का विरोध करते हैं, चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि समाज में बहुमुखी चीजें होनी चाहिए, बहुलवादी व्यवस्था समाज को होनी चाहिए, मतलब कि अनेक चीजें होनी चाहिए, राज्य इसमें केवल संतुलन की या सामंजस्य की स्थापना करे। तो इस प्रकार से उदारवाद बहुलवाद का समर्थन करता है। एक है खुली वार्ता और शैक्षिक सहयोग। हर चीज में खुली वार्ता होनी चाहिए। आज इस चीज की स्थापना हो चुकी है कि दुनिया में प्रत्येक समस्या का समाधान वार्ता से संभव है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि युद्ध क्रिया की प्रतिक्रिया फिर प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, परिणाम क्या हुआ? जर्मनी हार गया। परिणाम जर्मनी ने बदला लेने की सोची, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यदि प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं हुआ होता, न होता। क्यों? बदले की भावना। तो यह कहता है, उदारवाद का यह दृष्टिकोण है कि हर चीज में खुली वार्ता होनी चाहिए और स्वैच्छिक सहयोग होना चाहिए। मतलब स्वैच्छिक सहयोग का मतलब यह है कि यदि कोई वर्ग या समूह असहमत है किसी चीज से तो उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, आश्वस्त करेंगे और उनका सहयोग प्राप्त करके आगे काम करेंगे। स्वैच्छिक सहयोग का बहुत बढ़िया उदाहरण भारतीय संविधान का निर्माण है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो अनेक बार कई प्रश्नों पर सदस्यों के बीच मतभेद बहुत ज्यादा सामने आ जाते थे और उन मतभेदों को दूर करने के लिए बहुमत ने कभी भी अपना मत अल्पमत पर या विरोधियों पर थोपने की कोशिश नहीं की। उनको समझाया, बुझाया, आश्वस्त किया, ये मतलब है इसका। और परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों के मन में विरोध का भाव था उन्होंने भी अपना समर्थन देना प्रकट किया। और इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ, उसमें सबने सिग्नेचर किया और सहमति में हस्ताक्षर किया, असहमति नहीं। तो उदारवाद भी खुली वार्ता और शैक्षिक सहयोग का समर्थन। फिर है यद्भाव्यम नीति। व्यक्तिवाद भी इसकी चर्चा हो चुकी है। यद्भाव्यम नीति, मुझे खुला छोड़ दो। मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन चाहे चीजों का उत्पादन करने, बेचने, जितने भी चाहे बेचने, सबकी खुली छूट होनी चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये यद्भाव्यम नीति का एक समर्थन करता है, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था का संरक्षण है। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य। व्यक्तिवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन नहीं करता। उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। मतलब कि शासन को, राज्य को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे जनता का हित पूरा होगा। जनता के हित में राज्य को प्रत्येक कार्य करना चाहिए और इस प्रकार से यह लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। और फिर है अंतरराष्ट्रीयता और शांति। उदारवाद अंतरराष्ट्रीयता का, भाईचारे का, विश्व बंधुत्व का, विश्व शांति का, वसुधैव कुटुंबकम का समर्थन करता है। यह युद्धों का विरोध करता है। यह है उदारवाद की विशेषताएं। मतलब आदर्शवाद में जो अतिरेक चीजें थी, व्यक्तिवाद में जो अतिरेक चीजें थी, उनको छोड़ करके वह एक उदारवादी दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ता है और यह मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व को यह समर्थन या स्वीकार करता है। ये है उदारवाद। अब जरा आलोचना हो जाए तो
अंतिम सभी प्रकार की बातें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहला परंपराओं का महत्व। परंपराओं का महत्व होता है। परंपराओं की महत्ता से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसमें परंपराओं और रीति रिवाजों का पूरा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ये परंपराएं जैसी होंगी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से विकसित होता है। राजनीतिक संस्कृति क्या है? यही तो है कि व्यक्ति पर संस्कृति संस्कार डाले जाते हैं। यह संस्कार परिवार के माध्यम से प्राप्त होता है। हमारे देश की राजनीतिक संस्कृति क्या है कि जिस व्यक्ति पर अनेक प्रकार के आरोप लगे हो, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया हो, गिरफ्तारी का वारंट, ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाना, वो भी कानून मंत्री पद की शपथ दिलाना, ये हमारी राजनीतिक संस्कृति है। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं। दूसरा है राज्य प्राकृतिक। उदारवाद कहता है राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, लेकिन इस चीज को स्थापित किया जा चुका है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका निर्माण नहीं हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति क्रमिक रूप में। तीसरा है यद्भाव्य नीति अनुचित है। यद्भाव्य नीति का स्वाभाविक परिणाम साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद से क्या होता है कि राष्ट्रों के बीच युद्ध होते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इसी लेसेट फेयर की नीति का परिणाम होता यह है कि पूंजीपति वर्ग व्यापार के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण अस्वीकार करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में अपनी मर्जी से चीजों का उत्पादन करते हैं, उसको अपने देश की मंडी में बेचते हैं, बड़े छोटी छोटी मंडियों पर अधिकार करते हैं। फिर बड़े जब ज्यादा से ज्यादा पैमाना, जब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है तो अपने देश की सभी मंडियों पर इनका एकाधिकार हो जाता है। जब अपने देश की मंडियों पर अधिकार हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय मंडी पर इनकी नजर जाती है, वहां पर ये इस पर अपना अधिकार स्थापित कर देते हैं। और इस प्रकार से एक व्यापारिक कंपनी राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वही व्यापारिक कंपनी थी और वही व्यापारिक कंपनी आगे चल करके राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित हो गई। और आगे इसका परिणाम क्या हुआ? इस दुनिया में एक एक करके उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। उपनिवेशों जब पूरी दुनिया में उपनिवेश बहुत ज्यादा बनने लगे, इस दौर में जर्मनी पीछे आया। जर्मनी ने भी थोड़ा बहुत उपनिवेश स्थापित कर लिया, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा मुझे और ज्यादा उपनिवेश चाहिए। तो जब पूरी दुनिया में उपनिवेशों की स्थापना हो चुकी और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो जर्मनी ने क्या किया? साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेशों को छीनने के लिए प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ किया। तो लेसेट फेयर का परिणाम साम्राज्यवाद है और साम्राज्यवाद का परिणाम विश्व युद्ध है। और इस प्रकार से लेसेट फेयर की नीति को उचित नहीं कहा जा सकता। फिर है पूंजीवाद। पूंजीवाद भी वही चीज है। पूंजीवाद श्रमिकों का शोषण करता है, उदारवाद श्रमिकों के शोषण निषेध करता है। यह कहता है कि मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए। तो उदारवाद शोषण का विरोध करता है, लेकिन वह पूंजीवाद का समर्थन तो करता है। और जहां पूंजीवाद होगा वहां पर शोषण होगा। फिर राज्य का महत्व। राज्य का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। राज्य की महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। राज्य का महत्व क्या होता है, ये कि आप अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों से पूछिए। जब अमेरिका वहां से हटा, परिणाम क्या हुआ? लोग देश छोड़ छोड़ करके भाग करके दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उन्होंने जो भी चीजें वहां पर स्थापित की थी, जो भी अर्जित किया था, सबका सब खत्म, सबका सब छोड़ करके खाली हाथ उनको विदेशों में जाकर के भागना पड़ा, विदेशों में जाकर के शिफ्ट होना पड़ा। तो यदि राज्य मजबूत नहीं है, यदि सरकारें मजबूत नहीं है, तो व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति की अर्जित की हुई चीजें, उसका जीवन सब बेकार हो जाता है। इसे राज्य को हमेशा संगठित, शक्तिशाली, अखंड और अच्छा होना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए।
राज्य जितना मजबूत होगा, व्यक्ति उतना मजबूत होगा। और यदि आप एक अस्थायी चीजों के सहारे टिके हुए हैं तो आप कब तक अपना सहारा इसके भरोसे आप रख पाएंगे? तो राज्य को एकीकृत और मजबूत शक्तिशाली बनना चाहिए। और आखिरी है, व्यक्ति अपने हित का सर्वोच्च निर्णायक नहीं हो सकता। उदारवाद व्यक्तिवादियों की भांति व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने का पक्षधर है, लेकिन आलोचकों का यह कहना है, और यह सही भी है, कि व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक नहीं होता। एक मद्यपान करने वाले को होश तब आता है जब वह मरणासन्न हो जाता है, जब और कोई गुंजाइश नहीं होती उसके स्वस्थ होने की, तब वह जीतता है। इसी प्रकार से धूम्रपान करने वाले की भी यही स्थिति होती है, जुआ खेलने वाले की भी यही स्थिति होती है। तो राज्य को ऐसे कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण होता है। राज्य को विशाल महापुरुष नहीं है कि वह अपने हित को देखे, व्यक्तियों के समूह से राज्य का निर्माण होता है। तो व्यक्तियों का कल्याण करना राज्य का उद्देश्य होता है। इसलिए वह मद्यपान निषेध का कानून बनाती है, इसलिए वह जुआ खेलने को प्रतिबंधित करती है, इसलिए वह नशीली चीजों के व्यापार को प्रतिबंधित करती है। ये उदारवाद की आलोचना। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि किसी प्रकार के अतिरेक को निषेध करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हुए वह राज्य के बारे में व्यक्ति और राज्य के संबंधों की ये है उदारवाद। उदारवाद एक लोकप्रिय विचारधारा है क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो लोगों को अच्छा न लगे। यह मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए करता है। इसमें उदारवाद अभी भी दूसरे देशों में है, जैसे भारत में उदारवाद है, चीन में उदारवाद नहीं है, अरब देशों में उदारवाद नहीं है। यदि शासन व्यक्ति के प्रति कठोर हो जाता है तो वह उग्रवाद हुआ। यदि शासन या व्यवस्था व्यक्ति के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाता है तो वो उदारवाद। देखिए, बड़े बड़े पूंजीपति भारत में करोड़ों अरबों रुपए का उधार लेकर के बैंकों से फरार हो गए हैं। भारत है, भारत में क्योंकि गांधी जी ने बोल दिया था, एक गाल में थप्पड़ मारे तो कोई दूसरा गाल दिखाओ। ठीक, ये उदारवाद। आप सभी को धन्यवाद। कमेंट्स करिए कि इस व्याख्यान में क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ पर संशोधन की गुंजाइश है। यदि कोई पॉइंट, यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद।